अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेसन नंबर 26 यानी साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 26। ये है जी सेकेंडरी लर्न साइकोलॉजिकल मोटिव्स बिसाइड द बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स। हम पीछे बायो को देख चुके थे, बायोलॉजिकल नीड को। अब हम साइकोलॉजिकल नीड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं जी मेन साइकोलॉजिकल नीड्स होती क्या क्या हैं। Main psychological needs are achievement, curiosity, need for appraisal, need for affiliation, need for power, work as motive, achievement। हम देखते हैं जी अचीवमेंट चीज़ क्या है। जैसे कि नाम से हमें जाहिर हो रहा है कि अचीवमेंट किस चीज़ को कहते हैं, किसी गोल को अचीव करना, किसी प्रोसेस को जाके चेक करना। अब देखते हैं जी सेल्फ actualization or attaining excellence in relevant domain is a characteristic feature of this motive. The need to achieve something, some object of a desire, a goal or position, status। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को अचीव करना जिसे आपने फिक्स किया हुआ था, वो डिज़ायर भी हो सकती है, गोल भी हो सकता है और स्टेटस भी हो सकता है, उसे अचीवमेंट कहा जाता है। मेथड्स ऑफ मेजरिंग अचीवमेंट मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट था जी। अगर आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट आर द साइकोलॉजिकल नीड्स, तो आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजिकल नीड्स हमारे पास 6 हैं। ये आपके लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ये जी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं व्हाट आर अचीवमेंट, तो आप लिख सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और अटेनिंग एक्सीलेंस इन रेलेवेंट डोमेन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस मोटिव। या इसे ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं द नीड टू अचीव समथिंग, सम ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिज़ायर, अ गोल और अ पोजीशन और स्टेटस। अब आपके पास 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता था। ये शॉर्ट आपके पास क्वेश्चन है जी। Method of measuring achievement motivation. What are the methods of measuring achievement motivation? आपके पास कौन से मेथड होते हैं तो याद रखें। Thematic Appreciation Test TAT। TAT stand for Thematic Appreciation Test। अब ये किस चीज़ के लिए यूज होता है? Is used series of ambiguous pictures are present in the person to the person presented to the person and ask him to write a story on it। अब इसमें होता क्या है? इसमें उन्हें वो कुछ महदूद मतलब बगैर किसी तसलसल की पिक्चर्स दिखाते हैं और कहते हैं आप इन पर एक कहानी लिखें। अब वो कोई भी पिक्चर हो सकती है, मे भी आसमान से पत्थर गिर रहा है, मे भी एक बैलून की पिक्चर्स हो सकती हैं, रास्ते में चलते हुए किसी कुत्ते की दिखा सकते हैं। कहते हैं कि आप इस पर स्टोरी लिखें। अब जो स्टोरी वो एक कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है। दी इंस्ट्रक्शन आर गिवन एज दैट द स्टोरी मस्ट हैव अ बिगनिंग। याद रखें वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, देखिए स्टोरी का शुरुआत होनी चाहिए, उसका मिडल भी होना चाहिए और एक एंड भी होना चाहिए, एक बेहतरीन टाइटल के साथ। What the people, what they are thinking, feeling, wanting, etc. What is going on and what will happen. All depict the need, desire, and motivation to succeed, achieve. In short, the subjective describes the past, present, and future, along with a description of character and their thinking and motivation. Factor contributing the need for achievement. अब हमसे पूछा जा रहा है what are the factors ये आपकी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हो सकते हैं। लॉन्ग इतने ज़्यादा नहीं होते, मतलब काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते, सो ये लॉन्ग और शॉर्ट हो सकते हैं। सॉरी मैंने लॉन्ग लिखा ही नहीं है, देखा ही नहीं था। ये जी लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट आर द फैक्ट, बल्कि यूँ कहा जा सकता है कि विच फैक्टर contribute to the need of achievement. Yeah, what are the factors which contribute the need for achievement? अब पेरेंट्स हो सकते हैं जी, पेरेंट्स who are warm for their child as well as make high standard for their child. Encouragement is given on becoming independent. Sibling who are high achiever in their own domain. हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं जी पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स और सिबलिंग के बारे में। Parents who are warm for their child as well as make a high standard for their child. Encouragement is given on becoming independent. आगे हम चलते हैं जी क्यूरियोसिटी। अब क्यूरियोसिटी होता क्या है? किसी चीज़ का तजस्सुस, याद रखें तजस्सुस होता है क्यूरियोसिटी। अब थिंक वाई अ लिटिल चाइल्ड ऑलवेज वांटिंग टू ब्रेक टॉयज एंड थिंक। अब अगर कोई सोच है क्यों बच्चा छोटा जो है वो
खेलने के लिए जो टॉयज लाता है उसे तोड़ रहा है या मुझसे चीज़ें तोड़ रहा है। बच्चे क्वेश्चन टीवी देखकर क्यों क्वेश्चन करते हैं, ये सारे क्यूरियोसिटी में आते हैं जी क्वेश्चंस। आपके पास जहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स आएंगे मतलब वो क्यूरियोसिटी है। अब सिंबॉलिक रिवॉर्ड और अप्रेजल देखते हैं। अब सिंबॉलिक रिवॉर्ड और अप्रेजल होता क्या है? अप्रेजल इज अ पावरफुल मोटिव फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। Praising words, patting after doing well, etc. all serve as a symbolic reward for the learner. अब जी हमें बताया जा रहा है सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स कौन कौन से थे। ये बताया गया है कि एक पावरफुल मोटिव होता है अप्रेजल हर एक के लिए, खासकर बच्चों के लिए और जानवरों के लिए। अब उन्हें प्यार से बात करेंगे तो या अब लोग अपने डॉग्स को ना बेहतरीन प्यार से बुलाएंगे तो वो सिंबॉलिक उनके लिए रिवॉर्ड होगा, या उनके सर पे हाथ फेरेंगे या बच्चों को प्रेज करेंगे, मोहब्बत देंगे तो वो उनके लिए symbolic reward होता है। The presence and the attitude of the more like services as a social reward for the learner. For example, child with his mother, dog with its caretaker, etc. अब ये वो सारी चीज़ थी। अब नीड फॉर एफिलेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास थर्ड पार्ट था नीड फॉर एफिलेशन। अर्ज या डिज़ायर to maintain a relationship with other people, मेकिंग फ्रेंड्स, सोशल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल। अच्छा, जो आपकी ख्वाहिश या ज़रूरत होती है आप दोस्त बनाते हैं, ये सारा नीड फॉर एफिलिएशन होता है। यानी कि आप दूसरे इंसान के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट। अब ऐसा इंसान जो दोस्ती की तरफ बढ़ता है ये लेस आइसोलेटेड होता है, इसके अंदर लेस डिज़ायर होती है आइसोलेटेड की या अलोन रहने की, अकेला रहने की। अब मैंने रिसर्च की तो बताया कि देखें औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा दोस्तों के दरमियान रहना चाहती हैं, ज़्यादा क्राउडेड एरिया में रहना चाहती हैं बनिस्बत मर्दों के। ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। कल्चर डिफरेंस डू एग्जिस्ट इन द एक्सप्रेशन इन सम कल्चर्स हैव मोर ग्रुप कोहेसिव देन अदर्स। अब देखते हैं नीड फॉर पावर। अब पावर की क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि एक इंसान को डिज़ायर होता है, वो चाहता है वो रूल करे, किसी दूसरे पर होल्ड करे, इन्फ्लुएंस करे अपना, मतलब वो किसी और इंसान पर असरअंदाज करना होना चाहता है तो उसके अंदर एक पावर की चाहत होगी। ठीक है, ये हम लोग सारी चाहतें कर रहे हैं। नीड फॉर एफिलिएशन यानी दोस्ती की चाहत या एक क्राउडेड एरिया में रहने की चाहत और ये सारा कुछ। ठीक है, सिंबॉलिक अप्रेजल ये सारा हम उसी में देख रहे हैं। अब नीड फॉर पावर भी हमने देख ली कि डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस होल्ड रूलिंग ओवर अदर इन ऑर्डर टू रिकग्नाइज अ पावरफुल इंडिविजुअल। ठीक है जी, ये इस तरह होता है। फिर वर्क होता है, लोग काम क्यों करते हैं? ताकि वो अर्न कर सके मनी को अपने पावर, या वो अपने किसी भी शेल्टर होम बना सके, अपनी हंगर ख़त्म कर सके यानी भूख ख़त्म कर सके। हमने देखा था कि मोटिव्स जो होते हैं वो हंगर और ये सारा था। Most of the people spend large span of time in their life at work. For this reason, psychologists take it as another powerful motive. ये powerful motive psychologist ने क्यों लिया? क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा काम करने पर लगा देते हैं या ज़्यादातर टाइम काम करने पर लगा देते हैं। अब वो वर्क कैसे करता है पावरफुल मोटिव? अब वो सेटिस्फाई करता है दूसरे मोटिव को, जैसे कि हम बायोलॉजिकल मोटिव देख लेते हैं, हंगर को, शेल्टर को, सेंस ऑफ। अब इसके बाद हम साइकोलॉजिकल मोटिव देख लेते हैं, सेंस ऑफ अचीवमेंट, एफ्लेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अब आपके पास था जी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज। याद रखा करें, थ्योरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि आपकी सारा बेस ही थ्योरीज पर है। ठीक है, ये आपके पास नहीं इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने मैथ्स लोग देखी थी, वो भी यहाँ पे आएगी। सबसे पहले हमारे पास थ्योरी है जी इंस्टिंक्ट थ्योरी। अब इस थ्योरी में क्यों क्या होता है ये मोटिवेशन को एक्सप्लेन करेगी जी। देयर इज अ बायोलॉजिकल डिटरमिन्ड बिहेवियर पैटर्न दैट, ओके मैं इसे अंडरलाइन करती जाऊंगी। ये एक बायोलॉजिकल डिटरमिन्ड बिहेवियर पैटर्न है जब बच्चा या जब हम पैदा होते हैं तो known as there is a biological determined behavior pattern that we are born with. ये हमारे साथ ही पैदा होता है। काइंडली इसे दुरुस्त कर लीजिएगा। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल डिटरमिन्ड पैटर्न है, बिहेवियर पैटर्न है जो हमें शऊरी तौर पर या लाशऊरी तौर पर हमारे अंदर मौजूद होता है, नॉन एज इंस्टेंट। इसे इंस्टेंट कहा जाता है। बायोलॉजिकल वेरिएबल ड्राइव ओवर बिहेवियर, इसकी वजह से हम अपने बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। ऑल ह्यूमन एंड एनिमल exhibit certain innate tendency which are fixed, predetermined, unlearned. Different behavior are respective response to specific instinct. Instinct are essential for the survival of species. याद रखें, instinct essential होता है for the survival of species. अब instinct provides energy for action, thus doing organism behavior, directing organism behavior. इसके बाद हम देखते हैं shortcoming of instinct approaches क्या है।
which are the primary and power instant. अब कौन कौन से primary और power instant थे बताया गया जी 18 as William M.S. Doggle said or 5759 as a Burnham proposed. If instinct are the main driving force, then how come different people behave differently under the influence of the अच्छा अब इन्हें बताया देखें अगर इंस्टेंट एक ऐसी मेन ड्राइविंग फोर्स है जिसके जो काफ़ी एसेंशियल है लोग उसके वो परमानेंट होती है तो और एक क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे जो डिफरेंट पीपल होते हैं वो डिफरेंट बिहेव करते हैं अंडर सेम इंस्टेंट भाई उनका सेम इंस्टेंट होता है बट उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है अब मैंने फॉर एग्जाम्पल दी हंगर और हीट अब हंगर हो गया यानी भूख लगी तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे कुछ सब्र कर लेंगे कुछ खा लेंगे कुछ पी लेंगे दैट्स ऑल फिर हीट अगर हमें गर्मी आ रही है कुछ नहाएंगे कुछ पंखा चलाएंगे कुछ एसी चलाएंगे और दिस थिंग इसके बाद हमारे पास आएगी जी डिराइव रिडक्शन थ्योरी डिराइव derived reduction theory. Our biological psychological need create an aroused or a tension producing state that motivates us to fulfill them. हमारी जो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल याद रखें डिराइव रिडक्शन थ्योरी हमारे पास बायोलॉजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है अब देखते हैं जी सॉरी गाइस मैं साइकोलॉजिकल कह रही है फिजियोलॉजिकल है और बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल create need create an aroused or tension producing state that motivates us to fulfill them. अब derives क्या होती हैं यार पहले हम देख लेते हैं when the basic biological requirements are lacking and the need is unfulfillment the drive arousal is produced in the organism energizing it to obtain the requirement in order to satisfy the need. उसके बाद हम ड्राइव देखते हैं जी ड्राइव क्या चीज़ है एन अरोजल और मोटिवेशनल टेंशन दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्शन और बिहेवियर आपका हौसला हेमोस्टासिस क्या होता है जी अस्टेबल ये आप लोग के पास थे शॉर्ट क्वेश्चंस व्हाट आर डिराइव्स शॉर्ट आपके पास क्वेश्चन था ये मैं इसके साथ साथ लेबल करती जाऊंगी होप सो आपको समझ आ रहा होगा काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा देखिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ बदले मुझे भी कुछ चाहिए बट आप लोग तो बिल्कुल नहीं करते बस देखते हैं सरसरीज और नोट करते हैं और दैट्स ऑल ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ही बन रहा था हेमोस्टासिस के बारे में A stable, well-maintained state of internal biological balance is required for the proper functioning of the body. Hemostasis is the process where this balance is maintained. अब यहाँ बता रहे हैं देखिए एक स्टेबल वेल मैनेज स्टेट होना चाहिए मेंटेन स्टेट होती है इंटरनल बायोलॉजिकल बैलेंस की जो कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को एक ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है उसे हम हेमोस्टासिस कहते हैं और वो प्रोसेस जो होता है वो स्टेबल और वेल मेंटेन होता है याद रखिए एक ऐसा प्रोसेस एक स्टेबल और वेल मेंटेन प्रोसेस जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है तो उस प्रोसेस को हेमोस्टासिस कहा जाता है अब प्राइमरी और सेकेंडरी ड्राइव्स कौन कौन से होते हैं अगेन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है जी व्हाट आर प्राइमरी और सेकेंडरी ड्राइव ये डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइव आपके पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा मे बी इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन वो डिफरेंशिएट में आपको लॉन्ग दे सकते हैं या कह सकते हैं बट आर द सो इट्स इम्पॉर्टेंट फिर जी हम चलते हैं प्राइमरी ड्राइव्स देखते हैं क्या है इंटायरली बायोलॉजिकल इन नेचर अब प्राइमरी ड्राइव्स क्या होती हैं वो खालिस बायोलॉजिकल होती हैं नेचर में जैसे फॉर एग्जांपल हंगर थर्स्ट स्लीप एक्सेट्रा प्राइमरी ड्राइव्स आर सेटिस्फाई बाय रिड्यूसिंग द अंडरलाइंग नीड अब जी प्राइमरी ड्राइव कैसे सेटिस्फाई हो सकती हैं आपके पास सिंपल एक और क्वेश्चन भी आ सकता है तो याद रखिएगा अपनी नीड को रिड्यूस करते यानी फुलफिलमेंट ऑफ नीड अब अगर आपको भूख लगी है तो आप उसे क्या करेंगे आप खाना खाएंगे फॉलोड बाय द फूड अगर थर्स्ट है यानी प्यास लगी है तो आप पानी की तरफ जाएंगे दैट इज फॉलोड बाय द वाटर प्राइमरी ड्राइव्स आपकी खत्म हो जाएंगी अब आ जाती हैं जी सेकेंडरी ड्राइव्स प्राइमरी जो होती हैं वो बायोलॉजिकल होती हैं सेकेंडरी जो होती हैं साइकोलॉजिकल होती हैं एज वेल एज सोशल इन नेचर आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है डैश आर द ड्राइव विच आर साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल इन नेचर तो याद रखिएगा सेकेंडरी ड्राइव जो होती हैं वो साइकोलॉजिकल और सोशल होती हैं नेचर में अगर हम इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दें ये देखें जी आपके पास जो सेकेंडरी ड्राइव्स हैं वो होती हैं
Prior learning and experience are what bring about such need. Academic achievement. अब secondary needs जो होती हैं हमारे पास वो हाई लेवल की होती हैं, यानी कुछ भी खास आप अचीव करना चाहते हो तो आप पढ़ेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे तो वो सारी secondary needs में आ जाती हैं. अब criticism इनके अगेंस्ट आया. What about behavior directed toward maintenance and even heightened arousal? What about curiosity or risk-taking behavior? अब जी हम अरोजल थ्योरी देख लेते हैं. ये इतना इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म नहीं था तो मैंने इसे नहीं डिफाइन किया. अब अरोजल थ्योरी क्या चीज़ है जी? एक सर्टेन लेवल ऑफ अरोजल एंड एक्साइटमेंट इज नीडेड फॉर बाय आवर सिस्टम. एक खास हद तक एक अरोजल होना या एक एक्साइटमेंट का अंसर हमारे अंदर पैदा होना, इसे हम अरोजल थ्योरी में देखेंगे. We try to maintain the level of stimulation and activity. The maintenance may require off on reduction or increase in the exciting level depending upon the circumstances. When a arousal state becomes too high, it need to come down for optical function and vice versa. अब इन्होंने कहा देखें जी, अब अरोजल जो स्टेट होती है अगर आपकी बहुत हाई है तो आपको सर्कमस्टांसेस को देखते हुए या एक्साइटमेंट लेवल आपका बहुत हाई है तो आपको एक वक्त आएगा या एक आपको ज़रूरत है उसे कम करने की, और वाइस वर्सा, यानी अगर बहुत लो है तो उसे हाई भी कर सकते हैं. टू हाई और मोटिवेशन अरोजल में अफेक्ट परफॉर्मेंस नेगेटिवली. अब टू हाई जो होता है अरोजल लेवल जो होता है, आप लोग किसी चीज़ को करने की चाहत रखते हैं बट आप वो नहीं कर सकते. अगेन आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, आप मोटिवेशन होगी कि आपके अंदर एक अरोजल पैदा होगा कि भाई करना है, हर हालत में करना है, आपको अचीव करना है हर चीज़ को. अब जब देखते हैं जी वो बहुत हाई हो जाती है मगर पागलपन की तरफ अगर आ जाती है तो आप फास्ट वेज यूज़ करेंगे, गलत रास्ते इख्तियार करेंगे अपने फुलफिलमेंट के लिए, अपने मोटिव को पूरा करने के लिए. अब वो यही बात कह रहे हैं, देखें अगर आपकी हाई है ना तो वो आपके परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती है. अब वो आपके अंदर एनजाइटी प्रोड्यूस कर सकती है, इरिटेबिलिटी बना सकती है और दूसरे ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट ना. अगर सिमिलरली अगर वो बहुत कम है तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है. परफॉर्मेंस ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. अब डिप्रेशन आप कह रहे हो ओ गॉड करना है करना है करना है, बट कैसे करना है ये समझिए, आप डिप्रेस हो गए, अब टाइम नहीं है, अब करना भी इतना ज़्यादा है, अब ये डिप्रेशन के लेवल पे आ गए. और अगर एक लेवल आपके पास बहुत आई, आपने कह करना है हर हालत में करना है, तो अब फिर बेचैन हो जाएंगे अब कैसे हर हालत को पूरा करना है. सो ये हमारे पास इसकी ये एग्जाम थी. अब देखते हैं जी इंसेंटिव थ्योरी क्या चीज़ है. Incentive theory has a motivational state of the organism is understood and explained in terms of positive and negative environmental stimuli. हमने देखा कि देखें मोटिवेशन ऑफ स्टेट होती है, मोटिवेशनल स्टेट जो ऑर्गेनिज्म की होती है वो अंडरस्टूड है, और हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव थ्रू भी हम देख सकते हैं. पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकती है और नेगेटिव भी अकॉर्डिंग टू environmental stimuli. And opposed to the derived reduction arousal theory, this theory explains motivation. ये इसकी definition आ जाती है जी. This theory explains motivation in terms of external events that stimuli energize the organism behavior rather than initiate instant or a drive. Characteristics of external environment are important variable in a person's motivation. When our stomach is full after heavy meal. अब देखिए जी, अब इंसेंटिव थ्योरी हमें बताती है कि जितनी भी हम काम करेंगे, एनीथिंग जो प्रोवाइड हमें करे रिवॉर्ड को, वो मोटिवेशन होती है एक्शन का. यानी आपको कोई अगर रिवॉर्ड में कोई भी चीज़ बदले में आपको रिवॉर्ड मिले तो आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगी कि आप दोबारा वो काम करें. सो दिस इज इंसेंटिव थ्योरी. इसका क्रिटिसिज्म भी आया था, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्रिटिसिज्म पेपर्स में नहीं आते. कॉन्जिनेटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्या चीज़ है जी? Theories that give importance to the cognitive process of the individual and explaining motivation process, thoughts, feelings, expectation, understanding, and evaluating all important with explain motive person. अब जी हम देखते हैं, इसमें मेरा गला बैठ गया था, तो अब ये वो थ्योरीज हैं जी, काफ़ी कोऑर्डिनेटिव प्रोसेस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं. इसकी वजह से हमें पता चलता है जी मोटिवेशन प्रोसेस कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है इंडिविजुअल के अंदर. इसके अंदर हम देखते हैं थॉट्स को, फीलिंग को, एक्सपेक्टेशन को, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा. अब हम देखते हैं जी एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, यानी वैल्यू थ्योरी. The two type of cognitive process underlie human behavior. कौन कौन से हो सकते हैं जी? एक्सपेक्टेशन और वैल्यू. अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है? एक होप होती है, एक एंटिसेप्शन होती है that our behavior will help us attain a certain goal. वैल्यू क्या होती है? द परसेप्शन
the perception, appraisal, or underlying the value of the goal to us. The level of expectation and the value attached to it together determine the level of a motivation. अब हम देखते हैं जी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. अब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होते हैं? अब यहाँ पे हम देखते हैं जी लॉन्ग एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चन की हमारे पास बन रहा था डिफरेंशिएट बिटवीन. देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा था हमारे पास बिटवीन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. एक इन है और एक एक्स है. तो हम देखते हैं जी ये कौन सी कोऑर्डिनेटर थ्योरी की हैं. ये डिफरेंस हम बता रहे हैं कोऑर्डिनेटर थ्योरी का, यानी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थ्रू कोऑर्डिनेटर थ्योरी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है. अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती हैं? मोटिवेशन फ्रॉम या विद इन or internal motivation that energize a person to satisfy or accomplish the goal. The goal is to attain enjoyment, person satisfaction. और इसमें हम देखते हैं जी मोटिवेशन होती है अपने अंदर से पैदा होती है और आप उस वक्त आपको एनर्जी महसूस होती है, आप सेटिस्फाई करते हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं. और एक्सट्रिंसिक क्या होती है जी? ये हमारे अराउंड होती है, यानी रिवॉल्व्स अराउंड द रिवॉर्ड, यानी वो रिवॉर्ड के अराउंड एक्सट्रिंसिक घूमती है. अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपके अंदर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन स्टार्ट हो जाएगी और आप कहेंगे कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन when extrinsic motivation more than desired behavior than the intrinsic one, it remains like the for long. Then the intrinsic motivation eventually declines. हम देखते हैं अगर आपके पास डिज़ायर बिहेवियर से ज़रा सा कम भी होगा तो आप देखेंगे कि आपके मोटिवेशन कम हो रहा है. इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था. अब आ जाते हैं जी वेरी 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 इम्पोर्टेंट. ओफ, मैं पढ़ पढ़ के थक गई हूँ, बट अब मैं ये तो कह नहीं सकती क्योंकि वीडियो मैं बना रही हूँ. अब देखते हैं जी इब्राहिम. ओके, मैं सलाम कर लेती हूँ. काइंडली मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. इब्राहिम हरोल्ड मैस्लो. हमने मैस्लो थ्योरी देखी थी. हरोल्ड मैस्लो 1908 to 1970. अब्राहम मैस्लो की हमने थ्योरी देखी थी. abraham.h या A.H. मैस्लो. अब ये कौन थे जी? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. और ये 2 मिनट में से कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप लोग को सही समझ आ जाए. ये जी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. हम लोग जैसे कि पीछे पढ़ चुके ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स में नहीं बताऊंगी. गिव कंप्रीहेंसिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. इन्होंने कंप्रीहेंसिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी. आप इसे थोड़ा सा और बोल्ड करके लिख सकते हैं, यानी क्योंकि मैं इसे कैपिटल करती हूँ. इब्राहिम हरोल्ड मैस्लो. इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दिया था जी कंप्रीहेंसिव थ्योरी ऑफ comprehensive theory of motivation. इन्होंने दी थी जी comprehensive theory of motivation. किधर क्या? ये आ गया motivation. अब इन्होंने एक और काम किया जी, comprehensive theory of motivation तो दी. अब जी found the prevalent psychology to be too pessimistic और नेगेटिवली ओरिएंटेड. अब इन्होंने कहा जी देखें, ये तो थ्योरी में तो दे रहा हूँ, बट इसमें उन्होंने देखा कि साइकोलॉजी को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर दिया था पेसिमिस्टिक किया और नेगेटिवली ओरिएंटेड बताया. अब इनकी की पॉइंट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जी मैस्लो थ्योरी. की पॉइंट हमने देखा कि साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिस्ट शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन बीइंग. अब इन्होंने कहा ना कि देखें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, आप ख़त्म करें. अब जो की पॉइंट इन्होंने बताया कि देखें साइकोलॉजिस्ट को या साइकोलॉजी को पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए इंसान की. इंसान के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, हम लोग पीछे देख चुके थे. एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव. और जो पॉजिटिव होता है उसे देखना चाहिए. देयर मस्ट बी मोर टू लिविंग देन जस्ट बीइंग बैटर्ड बाय अ हॉस्टाइल एनवायरनमेंट और बाय depraved instinct which may actually to lead to self destruction. अब उन्हें कहा देखें और भी बहुत अच्छे तरीके हैं रहने के, एनवायरनमेंट को हॉस्टाइल करने के. बनिस्बत आप उसे हर वक्त उसे
गुस्से में रखें, हर वक्त दबाव में रखें, जिसकी वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है। लोगों को आप अलाउ करें या उन्हें बताएं, पीपल नीड आर नॉट लो लेवल एंड बेस, वी हैव पोजीशन positive need that may become neutral in the worst cases but will not turn negative or base। अब उन्होंने कहा कि देखें, लोगों की जो नीड है वो कम लेवल पर या बेस पर नहीं होती। कभी कभी अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब या बहुत बुरे हालात होंगे तो पॉजिटिव, जो इंसान के अंदर पॉजिटिविटी होती है वो न्यूट्रल हो जाती है, बट वो नेगेटिव या बेस पे नहीं बदलती। बुरे इंसान के अंदर भी अच्छाइयाँ हमें मिल जाएंगी। सो उन्होंने कहा जी हर जगह अच्छाइयाँ देखें। ह्यूमन बिहेवियर डज रिस्पॉन्ड टू नीड, बट वी विल बी रॉन्ग इन सेइंग दैट ऑल आवर नीड आर साइकोलॉजिकल इन नेचर। इन्होंने बताया कि देखें, ह्यूमन बिहेवियर जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है अपनी नीड की तरफ, बट हम ये नहीं कह सकते कि सारी नीड्स होती हैं वो साइकोलॉजिकल होती हैं नेचर के अंदर, कुछ बायोलॉजिकल भी होती हैं। नीड मोटिवेट ह्यूमन एक्शन, सच नीड आर वेरी फ्यू इन नंबर। अब उन्होंने कहा ना कि नीड जो है वो मोटिवेट करती है ह्यूमन एक्शन को, बट ये बहुत कम होती है। अब इनके हम एक वीडियो देख लेते हैं कि मैस्लो हेरिटेरी ऑफ अ नीड। अब उन्होंने बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग थ्योरी, ये हेरिटेरी ऑफ नीड को उन्होंने कहा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, सबसे पहले हमारे पास सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आया, फिर स्टीम आया, लव एंड बिलोंगिंगनेस आया, सेफ्टी आया और साइकोलॉजिकल नीड आ गई। अब हम इसे देखते जाएंगे जी, स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर बाय ऑर्डर। अब हम देखते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता क्या है। अब उन्होंने बताया कि मोस्ट एडवांस ह्यूमन नीड बेस्ड ऑन द डिजायर टू ग्रो यूटिलाइज वन पोटेंशियल अप टू द ऑप्टिमल लेवल, यानी एक इंसान की ऐसी चाह जो उसे हायर लेवल तक ले जाए, एक ऑप्टिमल लेवल तक ले जाए, उसे फुलफिल करते हुए। अब कैटेगरीज ऑफ नीड देख लेते हैं जी। ये आपके पास अगेन शॉर्ट आ रहा था, मेटा नीड और डिफिशिएंसी नीड। डिफाइन मेटा नीड या डिफरेंशिएट बिटवीन मेटा नीड एंड डिफिशिएंसी नीड। अब मेटा नीड कौन सी होती हैं, याद रखिएगा, मेटा नीड्स जो होती हैं वो बेस्ड ऑन अ डिजायर टू ग्रो रेदर देन फॉर मीटिंग अ डिफिशिएंसी एक्सप्रेस इन द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इन्होंने कहा कि देखें, ये एक डिज़ायर है, ख्वाहिश जिसे आप बड़ा करते हैं, बढ़ाते हैं, रेदर देन या मीटिंग अ डिफिशिएंसी या उसकी डिफिशिएंसी को मिलने तक। एक्सप्रेस इन द नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आप इसे कर सकते हैं मेटा नीड को, भाई आप एक ऐसी ख्वाहिश जिसकी वजह से आप अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं, यानी अपने गोल को फुलफिलमेंट कर सकते हैं। अब डिफिशिएंसी नीड क्या होती है, वो आपके अंदर जो चाहत होती है ख़त्म कर देती है, मतलब आपके अंदर एक ताकत जो होती है वो नहीं होती, मतलब आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं कि आपके अंदर एक अचीवमेंट, ये एक नीड है, बट अगर आपके पास ये नीड नहीं है तो ये डिफिशिएंसी नीड के अंदर आएगा। दैट्स द underlying requirement trigger that these need, psychological need, love need and esteem need। अब इसमें होता क्या है, अब जो लोग होते हैं ना ये इंतहा पसंद होते हैं, इनके अंदर एक लेवल नहीं होता, मतलब ये अगर प्यार करेंगे तो इंतहा तक चले जाएंगे, एक स्टीम नीड तक आ जाएंगे, एक किसी चीज़ को चाहेंगे तो उसकी इंतहा से भी ऊपर चले जाएंगे, यानी एक्सट्रीमिस्ट वे तक पहुंच जाएंगे। इंट्रैक्शन और नीड ऑफ बिहेवियर हम देखते हैं जी। अब इंट्रैक्शन और नीड ऑफ बिहेवियर में हम देखते हैं साइकोलॉजिकल नीड क्या होती हैं, फुलफिल, हम जैसे बताया कि आपको खाना भूख लगे तो आप खाने की तरफ जाएंगे। पैथोलॉजी एसोसिएटेड, यानी अगर आप हद से ज़्यादा खाएंगे आपके पास स्टीम वे आ गया है, यानी कि आपके स्टीम नीड हो गया, आपके पास आपको भूख लगी आप थोड़ा खाएं, फाइन, लेकिन आप हद से ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। आप क्या होगा, आपको ओवर ईटिंग की वजह से आपको एनॉक्सिया हो जाएगा। फिर सेफ्टी नीड आ जाती है हमारे पास, फुलफिल थ्रू प्रोफेशन जॉब, और बेस में पैथोलॉजी एसोसिएटेड क्या होगा, फोबियाज हो जाते हैं, इंसान पागल हो जाता है पैसे के लिए, उसे फोबिया हो गया, हर चीज़ में पैसा चाहिए। सो हमारे पास कम थी तो वो सेफ्टी थी, हद से बड़ी तो वो पैथोलॉजी हो गई। अब जी देखिए, लव एंड बिलोंगिंगनेस फुलफिल्ड थ्रू। अब लव और बिलोंगिंगनेस थ्रू कैसे होती है, मैरिज के थ्रू होती है या फ्रेंडशिप के थ्रू। अब इसमें हद से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी बन जाएगी आपकी। अब स्टीम नीड क्या होती है, फुलफिल्ड थ्रू अवार्ड, ऑनर, स्कॉलरशिप। अगर आप इससे हद से ज़्यादा बढ़ेंगे तो डिप्रेशन आ जाएगा। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होती है या कैसे पूरी की जा सकती है, पेंटिंग, राइटिंग, सिंगिंग। अब इसके वर्ड्स
फॉर्म क्या होगी? आइसोलेशन इंसान हो जाता है, एलिनेशन हो जाता है, और साइनिक्सिज्म हो जाएगा। इफ एक्सपेंडेड मैस्लो हेरिडिटरी वुड अपीयर लाइक दिस। अब उसे एक्सपेंड किया गया, अब बताया गया जी देखें ऐसे, वो इसकी हमें पिक्चर बता दी गई। सबसे पहले बताया गया जी किधर गया, ट्रांसेंडिस, और फिर उसके बाद हमें बताया गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिलिंग पोटेंशियल हैविंग मीनिंगफुल, फिर एस्थेटिक, को ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको नहीं बताएंगे, बट थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं। देखें एस्थेटिक नीड आएगी, ऑर्डर आ जाएगा, कोऑर्डिनेटिव आ जाएगा, स्टीम नीड आएगी, अटैचमेंट नीड आएगी, और सेफ्टी नीड आएगा, और बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड। अब थोड़ी सी हम इनकी क्रिटिसिज्म भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं इसलो थ्योरी के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म भी आए थे, हमने पीछे पढ़ा, उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म थे, अब यहाँ पर भी आ गए हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। गाइस प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, यानी सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। देखिए मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। Criticism against Maslow theory, although a comprehensive and well-formed theory, it has been criticized at some point. जैसे कि हमने देखा ये कॉम्प्रिहेंसिव थी और वेल फॉर्म थ्योरी थी, बट क्रिटिसाइज हुआ इस पर, कुछ पॉइंट्स पर हुआ। कौन कौन से पॉइंट थे? अब कहा गया कि कैन बी एक्चुअली फॉर ऑल केस डिस्ट्रीब्यूट और नियरली या नीटली ऑर्डर दीज नीट, देर इज लिटल एम्पेरिकल एविडेंस टू सपोर्ट मैस्लो वे ऑफ रैंकिंग नीड। अब इसकी रैंकिंग नीड को देखा गया तो कहा गया देखिए जी ऐसा हो नहीं सकता, थोड़े से इसमें डिफरेंसेस हम मिल सकते हैं। अब हम आगे चल के पढ़ेंगे जी इमोशंस को, बस वो इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।